Good morning, class 8. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 2 from trade to territory. And in this class, we are going to cover all the question and answers, remaining question and answers of this chapter. First of all, we'll revise all the basic and major points of this chapter. Then, after that, we'll start our question answers round. So I'm again introducing with your book. This is a history book, and if you have purchased this, then it's better. Otherwise, I have provided you the PDF of this chapter. So we have done chapter number 1 in the previous classes. Now we are on chapter number 2. So our very first topic was the introductory part. That is only a basic point, basic introduction that औरंगजेब के टाइम पर बहुत पावरफुल था हमारा कंट्री, अगर हम बोले मुगल काल के टाइम पर। बट उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया को अपने अंडर में करने लग जाती है। पर यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से अगर बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आती है। सॉरी फॉर दिस पिक्चर, लेट मी डिलीट दिस। यस, सो हियर यू कैन सी दैट हियर इज ब्रिटिश आइलैंड। इनको इतना लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता था इंडिया के अंदर, इतना लंबा रास्ता तय करके आ रही है इंडिया के अंदर। सो वास्को डिगामा नाम के इंसान थे जिन्होंने इस रूट को एक तरीके से इन्वेंट किया था, पता लगाया था। अब यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, और भी अदर यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, लाइक डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, ये सारे। अब हमें तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब है, या फिर हमें सिर्फ वही चैप्टर में पढ़ने को कहा गया, दैट्स वाई सिर्फ हम लोग वही डिटेल देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए इंडिया में आई थी। उनका यहाँ पर कोई रूल करने का कोई बेसिक मोटो था नहीं। पर सॉरी, जब वो व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे तो उन्हें एक फरमान दिया गया था, कुछ इंसेंटिव्स कि आपको व्यापार करना, आपको कुछ छूट दी जाती है। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स को भी पैसे देने होते थे, ये सारी चीज़ें बेसिक्स थी है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक फरमान जारी कर दिया गया, उस फरमान को फॉलो करना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कंसेंटिव्स दिए गए थे कि आप अपने सामान को लेके जाओ, छूट दी गई थी। पर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस छूट का फ़ायदा उठाने लग गए और अपने पर्सनल सामान को भी वो भेजने लग गए, जिस वजह से जो नवाब्स थे वो थोड़ा बहुत अनहैप्पी हो गए इस बात से, जिसकी वजह से हम बात करें अवध की, नवाब अली बख्ती खान, उसके बाद उनके जो बेटे थे सिराजुद्दौला, दोनों ही इस बात से नाखुश थे। सिराजुद्दौला के और भी जो कंपेटिटर्स थे वो सिराजुद्दौला के नवाब होने से अनहैप्पी थे। तो ऐसे जो कन्फ्लिक्शन चलते रहते हैं ना, उसका एक रिजल्ट सामने आता है, वो है बैटल ऑफ प्लासी। सो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था नवाब सिराजुद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी को एक तरीके से अगर हम बोले डिनोट कर रहे थे। सो डेट है बैटल ऑफ प्लासी की 23 जून 1757। इस वॉर में जो नवाब सिराजुद्दौला है वो हार जाते हैं, क्योंकि उनके एक अगर हम बोले उन्हीं की आर्मी के एक इंसान ने उन्हें धोखा दे दिया था। वो जाके किन से मिल गए थे, वो जाके मिल गए थे रॉबर्ट क्लाइव से। अब देखिए, अगर हम आपके पेज नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, पेज नंबर 11 और 12 में यही सब डिटेल्स आपकी दी गई है। नवाब सिराजुद्दौला के संग जो वॉर हुआ था वो आपका पेज नंबर 12 पे दिया गया है। हियर यू कैन सी दैट, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की वही पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है। सो ह्यूज आर्मी के संग वो गए थे, बहुत सारी सॉरी नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई हुई थी। एंड उसके बाद जब ये लड़ाई हार जाते हैं तो बहुत सारा इंसेंटिव्स देना पड़ता है कि हमने आपके संग लड़ाई की है तो हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो आपको उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट नवाब जो है वो पैसे फिल करते हैं। पूरी स्टोरी जो भी है हम इसको इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। अब देखिए, जब नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो उसके बाद कंपनी को क्या चाहिए, पपट रूलर चाहिए। पपट रूलर मतलब वो उसे अपनी कठपुतली बना के हिला सकें इन द सेंस कि ये नहीं है कि उसके संग खेलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर
हमारे बिहाफ में डिसीजन लेना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुने और किसी की बात ना सुने। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर डिटेल दी गई, द कंपनी वॉज वरिड अबाउट हिज पावर, अपने पावर के बारे में उन्हें डर लग गया था, तो इसलिए उन्हें पपेट रूलर चाहते थे जो कि उन्हें ट्रेड कंसेशन दे एंड अदर प्रिविलेजेस दे। तो सिराजुद्दौला के राइवल्स थे जो कि उन्हें नवाब दोबारा से उन्होंने बना दिया। अब उसके बाद ज़रूरी थोड़ी है कि जो नेक्स्ट नवाब बनेगा वो भी उनकी बात ही मानेगा। जो नेक्स्ट नवाब बने उन्होंने भी थोड़े दिन रूल किया, फिर उसके बाद उनकी जगह कोई और आते हैं, उनके जो दामाद है वो आते हैं, उनसे भी उनकी ज़्यादा नहीं अच्छे से पट पाती है। तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से लड़ाई होती है, जो कि बैटल ऑफ बक्सर, जिसे हम बोलेंगे बैटल ऑफ बक्सर रिजल्ट है 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन हेक्टर मुनरो एंड मीर कासिम, जिसमें हमारे ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। 1764 का एक बेसिक तो नहीं, एक मेजर वॉर है। दो वॉर की यहाँ पर बात की गई है। वन वॉज फॉट इन 1757 between Nawab Sirajuddaulah and Robert Clive, and the Battle of Buxar was fought between Mir Qasim and Hector Munro. ना मीर कासिम जो नवाब थे, जो लास्ट बने थे, जिनकी पटने गई थी, अगर हम बोले सही लैंग्वेज में, देन उन वो भी इतनी ज़्यादा छूट देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सब्सिडरी अलाइंस वाला, जिसके अंदर उनके बीच में कुछ और भी पॉइंट्स थे जो इंसेंटिव से रिलेटेड थे, जिनकी हम डिटेल पिछली क्लास में कर चुके हैं। दैट्स व्हाई वी विल नॉट रिपीट ऑल दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। सब्सिडरी सॉरी इससे पहले आपका कंपनी रूल एक्सपैंड होता है, बैटल ऑफ बक्सर वी हैव डन। उसके बाद हमारा टीपू सुल्तान वाला टॉपिक आता है। लेट मी अगेन इंट्रोड्यूस विद फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिडरी अलाइंस कर लेते हैं, उसके बाद टीपू सुल्तान करेंगे। सब्सिडरी अलाइंस मतलब एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। व्हाट यू हैव टू डू, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको एक साइड में लिखिए, उनके ईयर्स लिखिए, उनके जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है या फर्स्टली यूज़ किया है उनका नाम लिखिए, उसके बाद उस अलाइंस की डिटेल लिखिए, तो आपको एक संग सारी की सारी डिटेल्स तैयार हो जाएंगी। ये अलग अलग गवर्नर जनरल भी जो बने हैं ना, उनकी ईयर्स एंड डेट्स भी आप लोग लिखिए, ताकि आपके सामने सारे के सारे इंसिडेंट्स भी सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। सो गवर्नर जनरल बोलते हैं वेलेस्ली, एंड ये बोलते हैं कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पावर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे अंडर में चलना पड़ेगा, एंड हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसके बदले, आपको ये करना पड़ेगा कि आप हमें पैसे देंगे, मतलब हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आप हमें उसके बदले में पैसे देंगे। अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दे पाते, तो आपकी जितनी भी जगह है वो हमारे अंडर में आ जाएगी। ये सब्सिडरी अलाइंस था, इसकी वजह से बहुत सारे टेरिटरीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने टीपू सुल्तान वाली जो पॉइंट था वो देखा था। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, उनके फादर है हैदर अली। हियर इज द पिक्चर ऑफ हैदर अली एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान। ये 4 वॉर लड़ी गई थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान एंड हैदर अली। 2 में हैदर अली एंड 2 में टीपू सुल्तान उनके साथ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अगर हम बोले तो। उसके बाद हम लोगों ने मराठास के संग वॉर देखी है, इन सभी की डिटेल्स हम लोग कर चुके हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट कंप्लीट तरीके से हम लोग इसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे। उसके बाद क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अपने आप को सुपीरियर मान लेती है। अब हम सुप्रीम हैं, तो हम जो भी करेंगे ना हम सही करेंगे, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सुप्रीम पावर के अंदर हैं। हम लोग किसी भी कंट्री को किसी भी एरिया को अनेक्स कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अनचैलेंज था नहीं। हम लोगों ने ये देखा कि रानी चिन्नम्मा ने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया, उनकी डेथ हो जाती है, वो पकड़ी जाती हैं। फिर रायन्ना जो कि एक चौकीदार थे, पुअर चौकीदार थे, उन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। आफ्टर दैट सपोर्ट उन्हें बहुत मिला, फिर भी वो पकड़े जाते हैं एंड ही वॉज हैंग आउट बाय ब्रिटिशर्स इन 1830। ये सारी चीज़ें देख ली थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स रशियन पावर से बहुत ज़्यादा एक तरीके से खौफज़दा थे, और वो चाहते थे कि कहीं से भी ना इंडिया उनके हाथ से ना चला जाए, इसलिए वो इंडिया को सिक्योर करने के लिए उन्होंने वेस्ट डायरेक्शन से सबसे पहले कोशिश करनी स्टार्ट की थी, जहाँ से सबसे पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया था। वहाँ पे कंपनी रूल स्टार्ट हो गया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान के बाद वो लोग कहाँ की तरफ बढ़े थे, वो लोग बढ़े थे पंजाब की तरफ। सिंध उन्होंने ले लिया था, अफ़गानिस्तान ले लिया था, सिंध ले लिया था, ये सब इस साइड के हैं पाकिस्तान के। फिर उसके बाद पंजाब की तरफ जब वो बढ़े तो उन्होंने देखा
था कि महाराजा रंजीत सिंह हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इतनी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता था। पर जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर से जो पंजाब है वो अनेक्स हो जाता है, मतलब वो जीत लेते हैं ब्रिटिशर्स और पंजाब उनके अंडर में आ जाता है। उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा था, जिसमें अगर कोई भी इंडियन रूलर है उसके पास वो उनकी डेथ हो जाती है, अगर कोई मेल हायर नहीं होता उनके किंगडम को आगे संभालने के लिए, कोई पुत्र नहीं होता है, कोई मेल नहीं होता है, तो उनकी जो पूरी टेरिटरी है ना वो किसके अंदर चली जाएगी, वो चली जाएगी आपके ब्रिटिशर्स के अंडर में चली जाएगी। सो इस पॉलिसी के ज़रिए भी बहुत सारे एरियाज़ ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर लिए थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, मतलब झांसी जो उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था 1854 के अंदर। ये एक रिजल्ट है 1857 के रिवोल्ट का। रिजल्ट तो नहीं बोल सकते, अगर हम इसे बोलें एक बीज है जो कि बो चुके थे ये ब्रिटिशर्स। उसके बाद हमारी बुक के अंदर एक पेज आता है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले येलो कलर में, आई होप यू कैन सी, येलो कलर में ब्रिटिशर्स की इतने से एरियाज थे, फिर येलो कलर बढ़ गया, फिर उसके बाद येलो कलर में मोस्टली उनके एरियाज थे जो उनके द्वारा रूल किए जा रहे थे। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ दिनों के लिए तो हम आए नहीं, हम बहुत सारे टाइम के लिए आए थे, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से संभालना था। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया। एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता है, तो हमने प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया, और 3 प्रेसिडेंसीज थी बंगाल, एज यू कैन सी हियर, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, प्रेसिडेंसीज में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब उसके बाद एक एक्ट आता है जिसका नाम है, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट के ज़रिए, इस एक्ट में था क्या, एक बार मैं इसकी थोड़ी बहुत डिटेल आपको बता देती हूँ। इस एक्ट के ज़रिए हमने क्या किया था, इस एक्ट के ज़रिए हम लोगों ने फर्स्ट एक्ट था, पहले जो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर रही, या फिर हम बोले ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रही, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। तो ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी एक कंट्रोल चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि किस तरीके से वो काम कर रही है। तो उस पर एक पकड़ उन्हें एस्टैब्लिश करनी थी, तो उसके लिए ये एक्ट था। ये एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कैसे करे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर। ये अगर हम बात करें, इंग्लैंड की कम अलग है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बस ट्रेड करने आई थी, तो वो भी इंसेंटिव देती थी ब्रिटिशर्स को। तो ये वाली बात यहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अब उसके हाथ में आ गई थी। कैसे कि अब उन्होंने क्या कर दिया था, एक तरीके से रूल ओवर करने लग गए थे इनके अंदर। अब बेसिक सी बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या था कि अब हो गए थे गवर्नर जनरल बना दिए थे इस एक्ट के अंदर। अब ब्रिटिशर्स जो थे एक नज़र रखते थे, एक आई रखते थे, अपनी आंख रखते थे किनके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से रूल कर रही है, सेंट्रली कैसे रूल कर रही है, पॉलिटिकली कैसे रूल कर रही है, इन सभी चीज़ों पर ब्रिटिशर्स की नज़र रहती थी, इंग्लैंड से ब्रिटिशर्स की नज़र रहती थी। अब इस टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं 1773 वाले एक्ट के अंदर, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद क्या होता है, 2 कोर्ट हैं, क्रिमिनल एंड फौजदारी, जिनको बाद में देख कौन रहे हैं, ब्रिटिशर्स ही देख रहे हैं। अब इतने सारे लॉज थे, उन सभी लॉज को कंपाइल किया गया बाय हिंदू एंड बाय मुस्लिम्स ऑल्सो, एंड इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया NB हालहेड ने। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, जिसमें हमारे इंडिया के अंदर एक न्यू सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होती है, एंड एक और कोर्ट जो कि कलकत्ता में सेटअप होता है जिसका नाम है द सरदार निजामत अदालत। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हम लोगों के एक लास्ट टॉपिक बचा था, दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज़ द कंपनी आर्मी। आर्मी को भी वो 2 पार्ट्स में जैसे डिवाइडेड थी मुगल टाइम पीरियड पे, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। कैवलरी मीन्स in the next picture we can see that घुड़सवार वाली जो आर्मी होती है वो कैवलरी आर्मी होती है, एंड जो इन्फेंट्री आर्मी होती है वो पैदल सवार यात्रियों वाली आर्मी होती है। तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है हमारा। कैवलरी आर्मी घोड़े पर सवार होकर वॉर में पार्टिसिपेट करी, इन्फेंट्री पैदल चल के
पर एट दैट टाइम धीरे धीरे क्या चेंजेस आते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है कि वो पैदल सवार जो आर्मी थी ना उस पर ज़्यादा फोकस करने लग जाती, क्योंकि मुगल जो सक्सेसर थे अवध और बनारस के, उन्होंने भी अपनी पैदल सवार इन्फेंट्री आर्मी पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करते थे। दैट्स वाई उन्होंने भी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अडॉप्ट कर लिया सेम मेथड सिपोय आर्मी का, सिपाही जिन्हें हम हिंदी टर्म में यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे क्योंकि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप तलवार चला के काम नहीं कर सकते जो कि दूर से एक बंदूक कर देगी। आप तलवार चलाते चलाते आ रहे हो, उतने देर में तो बंदूक बहुत सारे लोगों को मार भी सकती है, क्योंकि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी थी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम लोग यहाँ पर मस्कट्स एंड मैच लॉक्स नाम की राइफल्स को यूज़ में ले रहे हैं। तो हमने देखा कि घुड़सवार की ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना होकर यहाँ पर इन्फेंट्री आर्मी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ आफ्टर दैट हम लोगों ने ये देखा कि 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कल्चर बनाए रखा। वो इनफील्ड राइफल इंडिया में लेके आए जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी फीलिंग्स को एक तरीके से इग्नोर करके वो उसे यूज़ करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो वो इंडियंस ने करने से मना कर दिया, जिसका एक बिग रिजल्ट है 1857 रिवोल्ट। तो इसी कंक्लूजन के साथ इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले 6 से 7 महीने लगते थे इंडिया आने में। इंडिया में सिर्फ वो ट्रेड करने आई थी, बट उसका मकसद धीरे धीरे चेंज हो गया और वो रूल करने लग गई थी। जब स्टीम इंजन या स्टीम, अगर हम बोले स्टीम शिप्स की इन्वेंशन हो जाती है, तो स्टीम शिप्स के इन्वेंशन से 3 वीक का टाइम पीरियड लगता है इंडिया से, अगर हम बोले ब्रिटेन से इंडिया आने में। सो द टाइम पीरियड वॉज रिड्यूस विद द जर्नी ऑफ स्टीम शिप्स। एंड after that we have seen the percentage. In 1857 the company came to exercise direct rule in the, about the land surface area is 63% and the population is 78%. So as we can see after the completion of this chapter that एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे एक रूलिंग कंपनी या फिर रूलिंग पावर बन चुकी थी इंडिया के अंदर। So by this we have completed chapter number 2, and in the next class we will start chapter number 3, ruling the countryside. And after the completion of this chapter I'm providing you the question and answers of this chapter. We have done the match the following in the previous class, we have done the fill-ups also, and we have also done the true and false. Now we have also done question number 4, 5 and 6 in the previous class. So जिसने नहीं किया है वो एक बार देख लेंगे। And in this class I am providing you question number 7. Here is question number 7. Sorry for the interruption. Yes, here you can see. Here is question number 7. Here is question number 8. So यहाँ पर गवर्नर जनरल लिखा हुआ है। ओके, 3 प्रेसिडेंसीज है। अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं देन यू कैन आस्क। विजिबिलिटी इश्यूज हो देन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट मी सॉर्ट आउट दिस इशू। ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, yes, and here is question number, last question, question number 9. As you can see here, soldiers, there are the soldiers. Yes, I think now it's clear for you. इस 4 को अगर हम डिलीट कर देंगे देन इट्स बिकम 5। ये 5, 6, 7, 8 वाले जो इशूज़ हैं आप लोग सॉर्ट आउट खुद ही कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ, देयर द सोल्जर्स वर आर्म्ड, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देयर द सोल्जर्स वर आर्म्ड विद द मस्कट्स एंड मस्लॉक्स। वी हैव सीन द राइफल्स, those rifles are related to these lines, this line. Okay,
So I hope all the topics are clear to you, and we have done also the question and answers of this chapter. In the next class, we will discuss the chapter number 3. So that's it for today's class. Thank you.